स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। नाम है इसका इनकम फ्रॉम। तुम लोग एक फोन यूज करते हो, उसका जो सॉफ्टवेयर हो iOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, आईफोन। ठीक, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है क्या? हम लोगों ने सैलरी देख लिया ना, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, और आज पारी है कोई भी इनकम जो इन चार हेड्स में नहीं आती वो इस अदर सोर्स में आती है। कोई भी ऐसी इनकम जो ना सैलरी है, ना हाउस प्रॉपर्टी है, ना पीजीबीपी है, ना कैपिटल गेन है, इसीलिए इसको कहते हैं रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम। जितनी भी बची कुची चीजें हैं वो सब इसी में ही आएंगी। इसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। Income which doesn't specifically fall for the assessment under any head of income must be charged to tax under an income from. This head is thus a residuary head of income under which income can be computed only after deciding whether the particular item is otherwise accessible under any first head of income. First head of income. If not, then the income shall be chargeable to tax under this head of income. This is your fifth head of income. और शुरू से मैंने कम से कम 50 बार बोला है, देयर इज अ सेक्शन 14 जो कहता है देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। सेक्शन 14 में ये बताया गया है देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। याद रहेगा? बताओ किस सेक्शन में कितने सोर्स ऑफ इनकम बताए गए हैं? क्या? 5 सोर्स ऑफ इनकम। बहुत बढ़िया। हेड ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम अनलिमिटेड होते हैं। कहता है सेक्शन 56, जिस तरह हम लोगों के लिए सैलरी में हमारा चार्जिंग सेक्शन था 15, हाउस प्रॉपर्टी में इसमें 28, इसमें ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। This section covers all the residual income which are not covered under first 4 head of income. Section 56 to cover certain specific income which are chargeable under the head income from other sources. This head of income is residual because it covers all the income which are uncovered and which are not exempt from tax. बात खत्म, सीधी सी बात है, हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन 56, द इंपॉर्टेंट थिंग। कौन कौन सी इनकम आती है? सर इसमें आता है डिविडेंड। क्या आता है? क्योंकि डिविडेंड ना तो बिजनेस होता है, ना सैलरी होता है, ना हाउस प्रॉपर्टी होता है, ना कैपिटल गेन होता है। क्या होता है? अदर सोर्सेस। और डिविडेंड में छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा एडजस्टमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं। दूसरा है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। देखेंगे डिटेल में, चिंता ना करो, पहले एक बार सारे नाम पढ़ लेते हैं। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये चीज हमने आपको सैलरी चैप्टर में भी पढ़ाई है, और मैंने कहा था मैं यहां पढ़ा दे रहा हूं, आगे हम पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन पढ़ा दे रहे हैं। बोला था मैंने ये बात, सैलरी हेड में पढ़ाया था की मैन। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, की मैन कौन होता है? चौकीदार। हाँ, हो सकता है, उस समय मैंने बोला था हो सकता है। अगर किसी एम्प्लॉय के रहने या ना रहने से हमारे बिजनेस में कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो हमारे लिए की मैन है। और उस की मैन के लिए अगर वो चला जाए या तो दुनिया से, या तो जॉब से, या कोई दूसरा कंपटीटर आकर उसको तोड़ कर ले जाए, तो हमारे बिजनेस को होगा नुकसान। तो उस नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। उसके लिए मैंने अपने नुकसान की भरपाई के लिए इंश्योरेंस कंपनी से उसका इंश्योरेंस लिया, की मैन इंश्योरेंस। तो अगर कल वो चला जाता है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करेगी। तो जो पैसा मुझे मिलेगा वो मेरे लिए बिजनेस इनकम है, क्योंकि मुझे बिजनेस के नुकसान के अगेंस्ट मिला है। और अगर मैं उसमें से कुछ पैसा एम्प्लॉय को दे देता हूं, मान लो परमानेंट डिसेबल्ड हो गया बंदा,
हाँ है ना, तो उस केस में कुछ हम उसको पेमेंट करते हैं, तो उस केस में उसके लिए वो सैलरी की इनकम है। मेरे लिए चूंकि मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है, मेरे लिए वो पीजीबीपी है, और उसको जो कुछ पोर्शन मिलेगा वो उसके लिए सैलरी माना जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए सैलरी में। और मैंने कहा था वॉट एवर द अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स प्रेजेंट और फॉर्मर एम्प्लॉयर शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। यही एक लाइन बार बार बोली थी। पक्का? तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर कोई एम्प्लॉयर करवाता है तो उसके लिए पीजीबीपी है, अगर कोई एम्प्लॉय को मिलेगा की मैन इंश्योरेंस का पैसा तो सैलरी है। इसके अलावा जो लोग हैं उनको अगर मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम, जैसे फैमिली मेंबर्स को मिला, वो चला गया दुनिया से, तो मैंने उसके घर वालों को कुछ पैसा दिया की मैन इंश्योरेंस का, हो सकता है। जैसे फैमिली पेंशन होती है, इसी तरह की मैन का इंश्योरेंस का पैसा हम अगर शेयर कर रहे हैं उससे, तो कहा गया की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी amount received under a key man insurance policy including bonus of such policy if it is not taxable under any other head of income shall be charged to tax under the income from other sources। किसी और हेड ऑफ इनकम में अगर टैक्सेबल नहीं हुआ तो वो यही होगा। एम्प्लॉयर को मिलता है तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है, एम्प्लॉय को मिलता है तो सैलरी में टैक्सेबल होता है, लेकिन किसी और पर्सन को मिलता है तो, अब समझ में आई बात? खत्म करें इसको। थर्ड पॉइंट, पहला मैंने बताया डिविडेंड, दूसरा बताया की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तीसरा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी। जुआ खेलोगे तो गवर्नमेंट ने कहा किस्मत से पाए हो तो हमें भी किस्मत का धनी बनाओ, अकेले तुम क्यों धनी बनो, हमको भी उसमें हिस्सेदारी चाहिए। जैसे हम लोग जो बिजनेस करते हैं ना, जैसे मान लो अगर कोई दो पार्टनर होते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर, दो पार्टनर हैं, तुम्हें पता ही नहीं है एक तीसरा पार्टनर भी साथ साथ चल रहा है, वो है गवर्नमेंट। अपने आप आ जाती है हर जगह घुसपैठियों की तरह घुस, हम लोग को पता भी नहीं चलता। अगर हमसे कोई पूछता है हाउ मेनी पार्टनर्स डू यू हैव, तो हम कहते हैं दो, तीसरा भूल जाते हैं। ये अदृश्य पार्टनर है जो हमेशा हर बिजनेस पे चिपक जाता है। तुम कोई भी बिजनेस करो, बिजनेस नहीं, कोई भी बिजनेस करो वो पार्टनर की तरह चिपक जाए। हम कहते हैं हम तो अकेले मालिक हैं इस बिजनेस के, ना, गवर्नमेंट भी है, उसको टैक्स पूरा चाहिए, हर चीज पर चाहिए। समझे मेरी बात? तो फिलहाल यहां पर अगर जुआ खेल रहे हो अकेले मत खेलो, हमको भी खिलाओ, है कि नहीं? तो गवर्नमेंट ने कहा हम सीधे सीधे 30% टैक्स रेट लगाएंगे। कितना? और उसमें सरचार्ज और सेस भी लेंगे आपसे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है, HEC जिसको बोलते हैं, तो वो सेस चार्ज किया जाता है, टैक्स के ऊपर टैक्स। एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स। हाँ, आने दो पहले, अभी तो शुरू भी नहीं किया मैंने। एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स and other games of any sort or form from gambling or betting of any form or nature shall be chargeable to tax under the head income from other sources। कोई भी ऐसा गेम जो किस्मत पर है वो आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, बेटिंग, ये माना जाएगा। और उस पर गवर्नमेंट ने कहा हम फ्लैट रेट लगाएंगे 30%। सोचो 100 रुपए हम कमाएंगे, 30% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। समझे? खास बात यह है कि अगर आपने 10,000 रुपए की लॉटरी खरीदी, एक समय था, तुम लोगों तो इन्हें तो वो नहीं देखा है, हम लोगों ने वो दिन देखे हैं जब गली और मोहल्लों में लॉटरीज बिकती थी, नहीं देखा है ना? गुमटियों में बिकती थी, छोटे छोटे जो साइड में सड़क की दुकान होती है वहां लॉटरी लगी रहती थी, और छोटे छोटे बच्चे 6-6 साल, 10-10 साल, 15-15, 5 रुपए की जाकर के लॉटरी खरीदते थे, और बुरी लत लगा रखी थी सबके ऊपर। और सड़कों पर ऐसे बिखरे रहते थे लॉटरी के पेपर, सड़कों पर, क्योंकि नहीं निकली तो फेंका गया। तो जैसे आज तक तुम लोग गुटखा का देखते थे बीच में कागज, वो तो कम दिखता है, लॉटरी का हर जगह दिखता था, ठीक है ना? तो वो हिसाब किताब है।
तो गवर्नमेंट ने फिर इस पर रोक लगाई। आज शायद 1 या 2 स्टेट्स में ही चल रहा है, बाकी सारे स्टेट्स में ये बंद हो चुका है। अब तो ऑनलाइन गैमलिंग अब तो उसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, पबजी खेलो अपनी लाइफ। कितने लोगों ने पबजी खेला है वैसे? खेला है कभी? हैं? चले। द इंटायर इनकम ऑफ विनिंग, द इंटायर इनकम ऑफ विनिंग, मैंने क्या बोला? एंटायर, टोटल इनकम फ्रॉम विनिंग विदाउट एनी एक्सपेंडिचर और डिडक्शन शैल बी चार्ज टू टैक्स। आपको कोई डिडक्शन, मैंने 10,000 की लॉटरी खरीदी और मैं जीता 12,000, कितना रुपया बर्बाद किया? 10,000। टिकट खरीदी और मैं जीता कितना? तो मेरे ऊपर जो टैक्स लगेगा वो केवल, सोच लो, और वो भी कितना लगेगा मालूम है? गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10,000 आपने खर्च किया, अपनी जेब में रखेंगे क्या? गवर्नमेंट को देने के बाद तो और लुट गए। समझे मेरी बात? तो ये है इसका हिसाब। अभी ये 3600 नहीं, इसमें सरचार्ज भी जोड़ो, सेस भी जोड़ो। समझे मेरी बात? ये वो खर्च इनकम है जो अपना खर्चा अलाउ नहीं करवा पा रहा, जो अपना खर्चा अलाउ नहीं करवा पा रहा, तो ये क्या खाक दूसरे का खर्चा या लॉस अलाउ करवाएगा? जब अपना नहीं खर्चा तुम अलाउ करवा पा रहे हो, तो नॉर्मल बिजनेस का लॉस वगैरह तुम कैसे अलाउ करवा पाओगे? उसको तो सोचना भी मत। और अगर आपने 10,000 की लॉटरी खरीदी और 5,000 रुपए ही इनाम आया, तो आपका लॉस है 5,000। कितना? कुछ नहीं, कुछ माना ही नहीं जाएगा। खर्चे को मारो गोली, बोलना भी मत लॉस है, वो गुनाह है। मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूं कि आपको खर्चे के नाम पर कुछ सोचना ही नहीं है। जो आया बस उस पर टैक्स देकर बाकी रख लो पैसा। अब समझे मेरी बात? क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब लॉटरी का ये हिसाब किताब रहेगा, कोई डिडक्शन नहीं देना किसी, जब अपना नहीं खर्चा ले पा रहे हो तो दूसरे का क्या डिडक्शन? हमने इसी लॉटरी से अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही कुछ भी कह लो। आपको इस खर्चे इस इनकम पर पूरा आपको डिडक्शन लेना, पूरा का पूरा टैक्सेबल करना ही है इंटायर इनकम पर। चले आगे। नेक्स्ट है आपका कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। पहला मैंने बताया आपको डिविडेंड, जिस पर अभी हम लोग कहानी करेंगे थोड़ी देर में। दूसरा मैंने बताया आपको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, और तीसरा मैंने बताया विनिंग फ्रॉम लॉटरी। थर्ड है आपका कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अगर देखो तो हम लोगों ने पीजीबीपी और सैलरी चैप्टर में इसके बारे में काफी सारी चीजें पढ़ रखी हैं। इवन मैंने आपको जब सेक्शन 7 पढ़ाया था, कौन सा सेक्शन? फर्स्ट चैप्टर में, इनकम डीम्ड टू बी, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, उसमें मैंने कहा था कि अगर एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन है, याद आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? ऐसे कैसे याद आ जाएगा, कहां पढ़ोगे? मैंने उस समय कहा था हम आज पढ़ा दे रहे हैं, आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं बताना था हमको। ना हमको डिविडेंड पढ़ाना था, ना प्रोविडेंट फंड पढ़ाना था, ना की मैन, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर हुआ? बधाई हो बधाई चलें हमने ये चीजें उस समय बोली थी हम आगे नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हिंट हम दे दे रहे हैं। फिर क्या बोले? अगर याद हो तो मैंने आपको 4 प्रोविडेंट फंड पढ़ाए थे।
एक पढ़ाया था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और इन दोनों को मैंने कहा था ये प्राइवेट एम्प्लॉयज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, नॉन गवर्नमेंट के ऊपर, और ये हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये पब्लिक के लिए होता है, कोई भी इसमें जा सकता है, एम्प्लॉय होना जरूरी, लेकिन एम्प्लॉय भी जा सकता है। अच्छा, आरपीएफ क्या होता है? जिसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के हिसाब से चलता है, और जो सारे टर्म्स कंडीशन को फॉलो करता है, बता चुके हैं। अगर आप लोग को डिटेल में पढ़ना है, ट्राई टू गो अगेन चैप्टर नंबर 1। हम यहाँ हिंट दे रहे हैं आपको, वहां पूरे एक क्लास लगाई थी लगभग इसमें मैंने, ठीक है, हल्का सा हिंट दे रहे हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए सारी चीजें, अगर पढ़ रखे हो तो। नहीं पढ़ रखे हो तो होना ही नहीं है फिर, ठीक है। प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के हिसाब से इसमें लगता है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1920, बहुत बढ़िया, अरे बारे उल्टा कर दिया था, 52 को 25 आया ना। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन पूरी ना हो उसको हम अनरिकॉग्नाइज्ड बोलते हैं। कहा गया था इसमें सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है, जो एम्प्लॉय का अपना पैसा लगता है। मैंने अब क्या बोले, तैयार है कि नहीं है? तैयार है तुम लोग को ढंग से 10 मिनट और देकर बताएं। लो, एक एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय को मैंने सैलरी दी 50,000, और मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारा कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड का रोक ले रहा हूं 5,000 रुपए। बोलो, तो बचा कितना? यानी एम्प्लॉय के हाथ में कैश गया कितना? तुम एम्प्लॉय हो, तुम्हारे हाथ में मैंने कितना दिया? 45। तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50। तुम किसी को भी बोलोगे तो कहोगे 50,000 मेरी सैलरी है, 45,000 इन हैंड आता है, 5,000 मेरा प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एम्प्लॉयर भी इतना ही पैसा आपको और देता है। यानी ये 5,000 काटा कौन? मैंने आपको हाथ में कितना दिया? 45। मेरे पास कितना बचा रह गया आपका? मेरे पास एम्प्लॉय का पैसा रह गया 5,000। इसमें मैं अपना पैसा और जोड़ूंगा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 5,000। अब आपका हो गया मेरे पास 10,000। ये 10,000 हम आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एक्चुअल में आपको 50,000 सैलरी नहीं मिल रही है, 55,000 मिल रही है। देखा जाए, द कॉस्ट ऑफ द लेबर कॉस्ट टू द कंपनी इज 55,000। 5,000 is mine contribution and 5,000 is your rest, 45,000 will be in your hand receipt, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बताओ, ये 10,000 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वहां जाएगा प्रोविडेंट फंड में, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। मेरा वाला भी जाएगा 5,000 आपके उसी अकाउंट में, आपको उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या ट्रीटमेंट होगा टैक्स का, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या ट्रीटमेंट होगा टैक्स का, जो आपको इस पर मिलेगा इंटरेस्ट उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, जो इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। जब आप रिटायरमेंट करेंगे तो उस समय जब आपको ये पूरा पैसा मिलेगा इकट्ठा 20-30 साल का, लाखों रुपए, उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, लमसम अमाउंट रिसिव्ड। हाँ या ना? ये 5 पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। कौन कौन से पॉइंट? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड लमसम अमाउंट। यही बताया था। क्या चार्ट बनवाया था, याद है? सैलरी पढ़े हो इधर? हाँ बताओ।
पहला कौन सा है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीसरा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और लास्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हाँ या ना? अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को ये बोला था कि सबसे पहला टैक्स ट्रीटमेंट हमको निकालना पड़ता है किसका? एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन। किसका? आपने पैसा लगाया होगा, कहां से लगाया होगा? उसी 50,000 में से। जो आपको 50,000 मिलना था उसी में से ही 5,000 लगाया होगा। बोलो, जो आपको 50,000 मिलना था उसी में से ही 5,000 लगाया होगा। ये 5,000 क्या करें? ये अच्छी जगह आपने खर्च किया या खराब जगह खर्च किया? क्यों? क्योंकि आपके रिटायरमेंट के बाद आप गवर्नमेंट के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, सोसाइटी के ऊपर आप बोझ, आप खुद अपने ऊपर रहेंगे। तो ये 5,000 गवर्नमेंट कहती है, अगर आप प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाते हैं देन यस यू विल बी कैपेबल टू गेट द डिडक्शन देयर ऑफ। चाहे आप बिजनेस करते हो ना करते हो कोई दिक्कत नहीं, यू विल गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। यानी आप अपनी सैलरी में दिखाएंगे 50,000 और 5,000 जो आपने जमा किया है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ले लेंगे 5,000। ये कौन सा एक कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। बोलो, मिल गया आपको फायदा? सेम यही चीज गवर्नमेंट कहती है, यहां पर भी ले लो। और सेम गवर्नमेंट कहती है चाहे आप एम्प्लॉय हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अपना काम खुद करते हैं, मैं अपना काम खुद करता हूं, मैं किसी का एम्प्लॉय नहीं हूं, तो मैं जाकर के अपना इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर सकता हूं, मुझे उसकी डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80C में। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अनरिकॉग्नाइज छोड़ देते हैं अभी। चलो, अनरिकॉग्नाइज वो होती है जहां पर रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए गए, प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में। हाँ या ना? तो अगर रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए गए तो क्या ऐसे एम्प्लॉय को सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। तो यहां लिख दोगे नो। खत्म? पक्का? किसी को कोई दिक्कत? ये है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे किसका? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। उसका क्या करें? अब चूंकि आपकी सैलरी थी कितनी? 50,000। आपने लिखा मेरी सैलरी है 50,000। उसके बाद आपने कहा मालिक ने भी तो पैसा दिया है 5,000, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन दिया है प्रोविडेंट फंड में, तो आप लिखेंगे 55,000। फिर उसके बाद मांगेंगे आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। पहला डिडक्शन आप मांगेंगे एम्प्लॉय वाला पैसा जो आपने अपना जेब से अपने लिए खर्च किया है 5,000, जिसके बारे में बात हो चुकी है। आप कहेंगे ये 5,000 भी तो हम लगा रहे हैं मालिक वाला, उसको मेरी इनकम क्यों मान रहे हो? तो गवर्नमेंट कहेगी बिल्कुल ठीक है, उसको भी माइनस कर दो। ये कौन सी बुद्धिमानी है कि पहले प्लस करो फिर माइनस करो? तो ना प्लस करो ना माइनस करो, एग्जेम्पशन दे दो। ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे। इसीलिए सैलरी चैप्टर में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को कभी प्लस नहीं किया, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट होता है। और पब्लिक में तो होता ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। पब्लिक में मालिक तो होता ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं होगा। बचा आरपीएफ और यूपीएफ। कहा गया अप टू 12% ऑफ सैलरी इज एग्जेम्प्ट। मालिक इतना नहीं कि जितना पैसा है चलो तुम ले जाओ प्रोविडेंट फंड में। अरे भैया 12% ऑफ सैलरी तक माफ है। अब तो 7.5 लाख की लिमिट भी लग चुकी है इस पे, फिलहाल किनारे करते हैं। अप टू 12% ऑफ सैलरी इज एग्जेम्प्ट। कितना? सैलरी के 12% तक मालिक अगर लगा रहा है तो माफ है, 12% के ऊपर लगाएगा तो माफ, वो टैक्सेबल हो जाएगा। सीधी सी बात है, सैलरी हेड में गवर्नमेंट आपको माफ कर रही है ना, एक लिमिट तक ही तो करेगी।
यूपीएफ की बात करें तो इसको छूट मिलनी चाहिए कि नहीं? अनरिकॉग्नाइज्ड है, लॉ को फॉलो नहीं करता है, नहीं मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा ले लो माफी। अब आपका सर घूमने लगेगा, सर माफ क्यों कर रहे हो? बता रहे हैं थोड़ी देर में। बेसिकली माफी नहीं है, ये सजा है। बात समझ रहे हो? अभी शुरू है, ठीक है, ये माफी नहीं है, ये अभी रसगुल्ला और लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कि माफ है, माफ नहीं है। ये सेक्शन 10 में माफ है अभी फिलहाल। तो बड़े खुश हो गए कि रूल ना मानो तो माफी मिल रही है कि नहीं। अच्छा, एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन समझ में आया सब। अब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। वही हाल, एम्प्लॉय वाला पैसा पहले जोड़ोगे एम्प्लॉय में, क्योंकि वो सैलरी के तो अलावा है, उसके बाद फिर माइनस करोगे सेक्शन 80C में। तो भैया ना जोड़ो ना घटाओ। तो सर इसमें भी तो ऐसे कर सकते थे आप एग्जाम। अरे भाई सैलरी तो हमको 50,000 फाइनल हो गई है ना, उस 50,000 में आप सब्जी भी खरीदते हैं, उस 50,000 में पेट्रोल भी डलवाते हैं गाड़ी से, उस 50,000 में इसका भी पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये वाला खर्चा आपको माइनस किया जाता है। बात समझ में आई? ये तो इंटरेस्ट अलग से है, तो पहले जोड़ेंगे इंटरेस्ट फिर घटाएंगे, तो ना जोड़ो ना घटाओ, अच्छी चीज के लिए है तो इसको माफ कर दो। क्या कर दो? तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10। ये एसपीएफ की बात बता रहा हूं मैं, किसकी? और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अगर है, ये एम्प्लॉयज था, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तो उसको भी पहले ऐड करना पड़ेगा। उसको भी पहले ऐड करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो भैया एग्जेम्पशन ले लो ना, तुम काहे बीमार हो रहे हो? सरकारी वाला हिसाब किताब है, सब चीज माफ है। बोलो। और ये भी तो होगा जब रिटायरमेंट होगा तो लमसम पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? तो लमसम अमाउंट रिसिव्ड, तो गवर्नमेंट ने कहा वो भी माफ है लो। जब उस समय पैसे पर टैक्स नहीं लगाया, जब लगाना चाहिए था, बुढ़ापा आ गया तो तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा रहे, गलत है ना? एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन खत्म, पहला वाला खत्म। पब्लिक की बात करते तो पब्लिक में तो मालिक होता ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा। जब बेसिक अमाउंट नहीं है तो उसका इंटरेस्ट कहां से हो जाएगा? ये वाला हिस्सा जो एम्प्लॉय का होता है, यानी कि जो मेरा अपना हिस्सा होता है, उसका बेसिक 80C में माफ था, उसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन। और जब एक साथ मिलेगा रिटायरमेंट पे तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10। तो हमारे पास दो चीजें तो खत्म हो गई, एक एसपीएफ और दूसरा पीपीएफ। बचा क्या? आरपीएफ और यूपीएफ। इंटरेस्ट के लिए बोला आरपीएफ में अप टू 9.5% इज एग्जेम्प्ट। अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो केवल 0.5% ही टैक्सेबल होगा। अगर इंटरेस्ट रेट 9% है तो पूरा माफ है, ना जोड़ो ना घटाओ। अगर 11% है तो 1.5% टैक्सेबल हो जाएगा। चाहे एम्प्लॉयर का पैसा हो चाहे एम्प्लॉय का, प्राइवेट एम्प्लॉय हो तब की बात कर रहे हैं, और रिकॉग्नाइज्ड हो। लेकिन अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है तो एम्प्लॉय वाले पर तो टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज में, लेकिन एम्प्लॉयर वाला एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा सर मालिक वाला सब माफ हो जाता है? हाँ, मालिक वाला सब माफ हो जाता है, लेकिन जब एक साथ मिलेगा तो तुम्हारे वाले पोर्शन पर तो गवर्नमेंट ने दया दिखाई कि तुमको छूट ही नहीं दी, तुमसे उसी समय टैक्स ले लिया। लेकिन मालिक वाले पैसे पर वो जो 20-25 लाख रुपए 40 लाख रुपए होगा, एक साथ गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी और वो हायर स्लैब में चला जाएगा, 30% वाले स्लैब में चला जाएगा। तो टैक्सेबल होगा कौन सा पोर्शन? केवल टैक्सेबल ओनली एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन
एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। जबकि आरपीएफ चूंकि गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो किया था, जितना टैक्स लगना था ऊपर लग चुका था, 12% तक माफ था, उसके ऊपर का टैक्स लग चुका था, 9.5% तक माफ था, उसके ऊपर का टैक्स लग चुका था। तो इसका मतलब जो भी लमसम पैसा मिलेगा वो तो एग्जेम्प्ट ही होगा ना, क्योंकि हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स उसके हिसाब से दे चुके हैं। ये सिस्टम है प्रोविडेंट फंड का। दोबारा तुम लोगों ने करवा दिया सारा मेहनत। छोड़ दो, वो सेक्शन 7 है ना, फिर तुम अब थर्ड पॉइंट, उसका इसमें कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो। ठीक, जितना हमको बताना था हमने दोबारा बता दिया। चलिए आगे। अब एक प्रोविजन आया सेक्शन 224 में कि मैं मालिक हूं, मुझे आपको 50,000 देना था सैलरी, मैंने आपका 5,000 रोक लिया, आपको मैंने दिया कितना, और प्लस मैंने अपना वाला 5,000 और आपका वाला 5,000 जोड़ करके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये प्रोविजन है। तो अब अकाउंट्स जब बनता है तो कैसे होता है, जरा ढंग से देखो। हुआ क्या था, इसके पीछे मैंने आपको केस लॉस भी बताए थे पीजीबीपी चैप्टर में। जब हम किसी को सैलरी देते हैं, मान लो मैंने आपको सैलरी दी, कैश में दिया, ऐसे आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, 45,000, और प्रोविडेंट फंड के नाम पर दिया 5,000। टोटल मैंने सैलरी आपको दी कितनी, 50,000। ये 5,000 मैंने नहीं दी, ये मेरे पास ही रुकी रह गई। सैलरी तो मैंने दी 50,000, 45,000 आपके हाथ में, 5,000 अभी मेरे पास है, और ये 5,000 मेरे पास नहीं रहेगा, कहां जाएगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो इसीलिए खर्चा मान लिया। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे मत मानो, जब तुम रोकोगे ना तुरंत इनकम मान लो। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, जैसे ही मैंने आपका पैसा अपने पास रोका, उसको मैंने अपनी इनकम मान लिया सेक्शन 224 के हिसाब से। किस सेक्शन के हिसाब से, इनकम मान लिया। और अगर मैं इसको विद इन ड्यू डेट जमा कर दूं तो हम यहां एक्सपेंसेस मान लेंगे 5,000 इफ डिपॉजिटेड विद इन ड्यू डेट। क्योंकि लोग करते क्या हैं, लाखों रुपए कलेक्ट कर लेते हैं एम्प्लॉइज से, हजारों एम्प्लॉइज ने सबसे 4-4, 5-5 हजार, 10,000 रोक लिया और अपने बिजनेस में यूज करने लगे। अरे आप दूसरे का पैसा अपने बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हो। तो एक काम करो, पहले इनकम मान लो, अगर सही समय पर जमा कर दिया तो हटा देना, कट जाएगा, दोनों कट गया। लो, जो माइनस होना चाहिए था वो माइनस हो गया ना। लेकिन अगर आपने सही समय पर पैसा नहीं जमा किया तो आपको ये एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा, आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा, एक बहुत बड़ी पेनाल्टी है एम्प्लॉयर के ऊपर। उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन कास्ट किया गया है, दिस अमाउंट इज नॉट योर्स, दिस रिलेट्स टू द अदर्स, दोज हु आर वर्किंग विद यू, ट्राई टू डिपॉजिट इट बाय द एंड ऑफ द ड्यू डेट। लेकिन अगर आप ड्यू डेट के अंदर नहीं डिपॉजिट करोगे, दैट शैल बी ट्रीटेड एज योर इनकम एंड नो डिडक्शन शैल बी गिवन टू यू रिलेटिंग टू दैट एक्सपेंडिचर। डिपॉजिट तो करना ही है आपको, यू कांट स्किप योरसेल्फ टू नॉट टू डिपॉजिट दिस अमाउंट। अगर आपको डिडक्शन नहीं मिलती, ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आपको तो डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, देर से करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी ड्यू डेट के बाद। किसकी ड्यू डेट, नहीं, वही बताना है। ये तो हुआ 5,000। दूसरा, एम्प्लॉयर को भी तो अपनी जेब से देना है, वो कहां जाएगा, उसका भी तो खर्चा माइनस करना है। ये तो 50,000 था, मैंने कहा था 55,000 टोटल होता है, 5,000 तो एम्प्लॉयर की जेब से भी निकलेगा, सेक्शन 36 के हिसाब से माइनस होगा पीजीबीपी में, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B होगा, एक्चुअल पेमेंट बेसिस। सब कुछ भुला दिया। है कि नहीं। तो वो वहां कहता है एक्चुअल पेमेंट करो। एक्चुअल पेमेंट के लिए क्या बोला, सेक्शन 43B जब पढ़ रहे थे तो बोला था, अगर आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के डिपॉजिट की डेट के अंदर जमा कर देते तो मान लेंगे आपने प्रीवियस ईयर का पेमेंट प्रीवियस ईयर में किया। ये केवल एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पर एप्लीकेबल होता है, रिटर्न वाली डेट, इस पर वो वाली डेट एप्लीकेबल नहीं होगी। इस पर तो आपकी वो वाली ड्यू डेट एप्लीकेबल होगी जो प्रोविडेंट फंड एक्ट में दी हुई है।
15 तारीख, 5 दिन ग्रेस पीरियड। अरे अब क्लियर हुआ। और इस पर मैंने केस लॉ भी बताया था, मैंने कहा था फिर केस लॉ कट गया, अब अमेंडमेंट आ चुका है, ये भी मैंने बताया। चलिए, तो ये पूरी कहानी मैंने आपको दोबारा गिनवा दी, अब मुझे इसमें कुछ भी पढ़ाने की जरूरत। तो जो प्रोविडेंट फंड का पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप मान लो पीजीबीपी नहीं है, तो कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, जो सेक्शन 224 आपका पैसा मैंने काट कर अपने पास रखा, वो। दूसरा, कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, कोई भी जो ईएसआई एक्ट के हिसाब से हो, विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इफ सच इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट पीजीबीपी। अगर वो पीजीबीपी में जाने लायक नहीं है तो वो अदर सोर्सेज में जाएगा। हो गया ना? ड्यू डेट वाला बता ही दिया है। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, आपको अगर आपने अगर किसी सिक्योरिटी में पैसा लगाया हुआ है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना। आपने रिलायंस कंपनी में पैसा लगाया तो आपको वहां से अगर शेयर में पैसा लगाया तो डिविडेंड मिलेगा, डिवेंचर या बॉन्ड में पैसा लगाया तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल होगा? जैसे डिविडेंड टैक्सेबल होता है अदर सोर्सेज में, वैसे ही इंटरेस्ट भी तो टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में। बिजनेस से तो आ नहीं रहा, कोई दूसरा बंदा बिजनेस कर रहा है, उसके बिजनेस से आ रहा है, तो मेरा बिजनेस थोड़ी है, तो अदर सोर्सेज में जाएगा। इनकम फ्रॉम हायरिंग ऑफ द मशीनरी एक्सेट्रा, मेरा काम ही है लोगों को मशीन वगैरह देना, तो पीजीबीपी में जाएगा। लेकिन एक बंदा आया पड़ोसी, कह रहा है कि सर जी आपका कंप्यूटर खाली है। मैंने कहा क्यों? 2 महीने के लिए दे दीजिए। मैंने कहा 5,000 लेंगे तुमसे। हमने कहा भाग जाएगा, करा लीजिए 5,000। तो मेरा बिजनेस है, कहाँ जाएगा? तो अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी हायर करते हैं, किराए पर देते हैं, अगर आपका बिजनेस है तो शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर दैट पीजीबीपी। अदरवाइज अगर पीजीबीपी में गया तो वहां नहीं, तो अदरवाइज यहां पर आएगा। बोलो, सेम यही चीज इसके लिए भी है। मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी में बताया था, ज्वाइंट रेंट, कंपोजिट रेंट, सेपरेबल और नॉन सेपरेबल। बता रहे हैं आराम से, हड़बड़ी नहीं, याद होगा। और उसमें पूरा 20 मिनट 25 मिनट दिया था, और छूट गया था ये नॉर्मल प्रोविजंस में, याद होगा तुम लोग को। तो फिर इसके लिए मैंने अलग से सेशन लिया था 15-20 मिनट का, आधे घंटे का। हाँ, फिर बता दे रहे हैं। देखो ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। अदर सोर्सेज हम लोगों ने तो काफी पॉइंट कर लिए, लेकिन अब तुम लोग कह रहे हो कि नहीं याद है, तो दोबारा हम उसको याद दिलवा रहे हैं। ये सब कर चुके हैं कहीं ना कहीं हम लोग। तो अगर देखो तो प्लांट एंड मशीन, मेरे पास एक बिल्डिंग है और प्लांट एंड मशीनरी है, हमने ये दोनों लेट आउट कर दिया, तो जो रेंट आएगा, पहले ये देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी है सेपरेबल है या नहीं, या प्रॉपर्टी कैन बी, प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट with plant and machinery. Property is dependent with plant and machinery. जैसे अभी तुम लोगों ने देखा भारत मंडपम है, अगर उसको किराए पर कोई लेने जाएगा, अरे एसी नहीं चाहिए, हटाओ बाहर निकालो इसको, बोलेगा क्या? है कि नहीं? हम इसका किराया देंगे ही नहीं, हम तो हॉल का लेंगे, हॉल ही लेंगे। झूमर बहुत बड़ा नहीं है, इसका किराया ले रहे हो, हटाओ हटाओ इसको। तो अरे तुमको उससे क्या, अब तुम वो इस तरह से डिजाइन ही किया हुआ है कि उसकी इक्विपमेंट और बिल्डिंग दोनों का किराया आपसे एक साथ मांगा जाएगा। वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के। अगर मैंने शुगर मिल की बिल्डिंग बनाई है, उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चला सकते, वो शुगर मिल के लिए ही यूज होगा। बॉयलर हाउस के बगल में बच्चे पढ़ तो अच्छा थोड़ी लगेगा। वैसे ही पढ़ते पढ़ते बॉयल हो जाते हो, बगल में बॉयलर चलेगा तो क्या हाल होगा, है कि नहीं?
दिमाग की। अच्छा, तो दही ऐसे ही बनाते हो क्या तुम? एक दिन ऐसे ही मैंने कहा कि ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग की क्या बन जाएगी, तो कह रहा है दही। तो दूसरा बच्चा बोला दही। मैंने कहा तुमको कैसे पता कि दिमाग उसका दही बन रहा है कि नहीं? और जमता क्या है मुंह में? दिमाग की दही बनती है और मुंह में भी दही जम जाती है। क्वेश्चन पूछो तो तुम लोग के मुंह में क्या जम जाता है? कह रहा है कुछ नहीं जमता है। दही को इतना बदनाम कर दिए हैं सब। तो अगर डिपेंडेंट है तो भैया सोचना मत, या तो ये पीजीबीपी होगा या तो अदर सोर्सेज होगा। अगर मेरा बिजनेस है तो पीजीबीपी में जाएगा, अदरवाइज वो किराया सीधे आईयूएस में जाएगा। बात नहीं समझ में आया? अगर ये इंडिपेंडेंट है, यानी बिल्डिंग को हम अलग किराए पर दे सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को अलग दे सकते हैं, तो रेंट इज नॉट सेपरेबल, रेंट इज इनसेपरेबल, और रेंट इज सेपरेबल। इनसेपरेबल का मतलब है, मैंने आपसे कहा कि कोई आया किराए पर उठाने, तो मैंने कहा ले लो प्लांट एंड मशीनरी के साथ ले लो 50,000 में पूरा करा है। अच्छा प्लांट एंड मशीनरी का अलग बताओ, मैंने कहा नहीं बता पाएंगे, वो इनसेपरेबल है कि नहीं? तो वो चला जाएगा सीधे पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। लेकिन अगर सेपरेबल है, मैंने कहा देखो बिल्डिंग का हम लेंगे आपसे इतना और प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का लेंगे इतना, सेपरेबल है, तो बिल्डिंग वाला जो किराया होगा वो चला जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, और जो अदर्स किराए होंगे वो चले जाएंगे या तो पीजीबीपी में या अदर सोर्सेस में। अब समझ में आई? तो हम लोगों ने जो अदर सोर्सेस की बात की है, जो पढ़ रहे हैं लेटिंग आउट वाला, ये और इसकी यही बात हो रही है। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं पहले ही। तो हम लोग जो अदर सोर्सेस की बात कर रहे हैं, ये वाली बात कर रहे हैं। चलें, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पूरा क्लास चलेगा, आधा क्लास तो यही ले लेगा। ठीक है, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, कंपनसेशन ऑन एनहांस कंपनसेशन, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन, याद आया होगा सेक्शन 45 टू 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन था, गवर्नमेंट से हमको 50 लाख रुपए मिला, किस साल टैक्स लगता है? जिस साल हमको वो एक्चुअल में कंपनसेशन है उसका कोई पार्ट मिलता है। तो अगर हमको उसका कुछ पार्ट मिला, पूरे कंपनसेशन पर टैक्स लग जाता था। उसके बाद हमने कहा कि हम खुश नहीं थे, हमने कोर्ट केस कर दिया, तो वहां से भी कुछ कंपनसेशन बढ़ा, तो याद आया होगा। लेकिन केवल उतना ही नहीं बढ़ता है, गवर्नमेंट कहती बेटा इंटरेस्ट भी दो उस ड्यूरेशन का। क्या दो? हमारी जमीन गवर्नमेंट ने ले ली 50 लाख में, कितने में? हमको गवर्नमेंट ने 2020-21 में दिया 20 लाख और 30 लाख रुपए दिया 23-24 में, तो हमारा तो 20-21 में ही टैक्स लग गया होगा 50 लाख पर। हाँ या ना? जो इनहांस कंपनसेशन मिलेगा उस पर, अरे जो कंपनसेशन बाद में बचा हुआ सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पूरे अमाउंट पर टैक्स दे चुके हैं। लेकिन हम कोर्ट केस कर दिए, कोर्ट ने 10 लाख रुपए और अवार्ड किया हमको कंपनसेशन, साथ साथ इंटरेस्ट भी दिया 2 लाख रुपए। तो इसको दो पार्ट में बांटो। इस 10 लाख को आप कहेंगे इनहांस कंपनसेशन, वही नेचर होगा जो इस नेचर का था, लॉन्ग टर्म था तो ये भी लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म तो ये भी शॉर्ट टर्म, बात खत्म। ये पढ़ चुके हो 45(5) में। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा ये वाला, ये अदर सोर्सेज में जाएगा। पर जानते हो? नहीं जानते हो, जो आगे पढ़ोगे।
सीधे सीधे गवर्नमेंट ने कहा 50% हम आपको फ्लैट डिडक्शन दे दे रहे हैं आपको इसकी। अभी आप बवाल करोगे। 10 बार कचहरी गए थे, 5 बार नोटिस बनवाई थी, 6 बार स्टैंप ड्यूटी लगाई थी, फलाना करवाया था, अब खर्चे मांगोगे एक से एक। तो भैया खर्चा मत मांगो, सीधे सीधे 50% फ्लैट डिडक्शन दे दो। समझे मेरी बात? कितना खर्चा ये पढ़ोगे बाद में, केवल इतना पढ़ लो कि जो इनहांस कंपनसेशन पर इंटरेस्ट होता है दैट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर दैट अदर सोर्सेज, दैट्स इट। डिडक्शन हम लोग आगे देखेंगे सेक्शन 57 में। चले कहो तो दिखाई दे रहे लोग? नहीं दिखाई दे रहे। देखो इसमें 50% कहीं लिखा है? समझ में आया? ये हम लोग देखेंगे आगे। तो बता दिया। एडवांस मनी रिसीव्ड मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 51 कैपिटल गेन बता दिया। अगर 31 मार्च 2014 तक है, 1 अप्रैल 2014 के को या उसके बाद है तो सीधे अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाता है। उसके पहले का है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो जाता है। याद आया होगा, ये भी बताया था। तो अगर 31 मार्च 2014 के बाद है तो सीधे सीधे कहाँ चला जाएगा? वही करें, उसके बाद बात वही हुई, वो अदर सोर्सेस में आ जाएगा। खत्म। रिसीट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आराम से देखेंगे इसको। तो 2 पॉइंट छोड़वाए मैंने, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला, अनलिस्टेड वाला और ये वाला। सैलरी ऑफ एमपी एमएलए, जो एमपी एमएलए होते हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं। क्या होते हैं? नहीं, वो सोशल सर्वेंट होते हैं, सर्वेंट नहीं होते। वो सैलरी लेते हैं सरकार से लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं होते। तो जब एम्प्लॉय नहीं होते तो उनकी सैलरी कहाँ टैक्सेबल होगी? एमपी एमएलए की सैलरी कहाँ टैक्सेबल होगी? मैं टीचर हूँ, मेरी सैलरी कहाँ टैक्सेबल होगी? सैलरी में। तो अरे जबरदस्ती आई इसमें, कुछ भी। मैं किसी कॉलेज में टीचर हूं तो मुझे कहाँ की सैलरी मिलेगी, किस साइड में टैक्सेबल होगी? मुझे कॉपी चेकिंग का पैसा मिलेगा, कहाँ टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेस में। क्योंकि कॉपी चेक मैं उस स्कूल की तो नहीं करूंगा, मैं तो बाहर ही करके करूंगा और मुझे बाहर से रेमनरेशन मिलेगा। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। मुझे इन्विजिलेटर बनाया गया कि तुम लोग एग्जाम दे रहे हो, देखो कौन कौन बच्चा नकल कर रहा है, उसका रिमनरेशन मिला। अदर सोर्सेस। मेरे पास एक खाली जमीन पड़ी हुई है, वैकेंट लैंड है, मैंने वो किराए पर दे दी, जाओ गोडाउन बनाओ, कहाँ टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेस। क्योंकि बिल्डिंग होगी तब तो हाउस प्रॉपर्टी पर जाएगा, खाली जमीन है तो कहाँ जाएगा? मेरे पास एग्रीकल्चरल लैंड है नेपाल में, और मैं नेपाल में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करके कमाता हूं। तो बताओ मेरी इनकम कहाँ जाएगी? एग्रीकल्चरल इनकम कहाँ जाएगी? एग्रीकल्चरल इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? ये नेपाल की इनकम है तो माना जाएगा इनकम। इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड पर अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है तो वो माफ होती है। तो आउटसाइड इंडिया एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करेंगे तो माफ, कहां टैक्सेबल होगा? बिजनेस तो मान ही नहीं सकते, अदर सोर्सेस। अब समझ में आई बात? एक डायरेक्टर है, उसको सिटिंग फीस दिया, डायरेक्टर है, डायरेक्टर एम्प्लॉय होते हैं या नॉन एम्प्लॉयज होते हैं? दोनों हो सकते हैं। अरे पढ़ाया है वहां पे, सैलरी हेड में पढ़ाया था डायरेक्टर्स, स्पेशल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में अगर डायरेक्टर होता है तो उसके ऊपर परक्विजिट टैक्सेबल होता है, बताया था। तो डायरेक्टर एम्प्लॉय हो भी सकते हैं। और कैसे पता चलेगा? अरे कैसे पता करोगे? हमको उनकी अपॉइंटमेंट की शर्तें देखनी पड़ेंगी। हाँ जी, 10 बजे आना है, 5 बजे जाना है, महीने में 30,000 मिलेगा, एम्प्लॉय हो गया। तुम्हारा काम केवल सेल्स डिपार्टमेंट है, खबरदार जो परचेस की ओर मुंह उठा करके भी देखा तो ये होता है क्या?
करे बहुत सही, अभी आ रहे बेटा, तुमको लपेट रहे, चिंता मत करो। तो ये क्या कह रहे हैं, ये एम्प्लॉय होंगे, उनको सैलरी मिल रही है, लेकिन एक आता है ना आने का पता न जाने का पता, 10-10 दिन तक नहीं आ रहा बंदा, और जब आ रहा है कोई भी ड्रॉर खोल करके पैसा उठाकर चला जा रहा है। तो क्या वो एम्प्लॉय है? वो अगर सैलरी ले रहा है तो वो अदर सोर्सेज में है, सुनो, वो अदर सोर्सेज में है। समझने की कोशिश करो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम भी मजे मजे में निकल। अच्छा, मेरी चाय ठंडी हो गई। क्या हो गया? देखो ना, ये सब रिवाइज हो रहा है तुम लोग को, पिछला जो भूला भटका चीजें हैं आज रिवाइज होने का मौका मिला है। तो ये क्या मैं बोल रहा था कि वो डायरेक्टर है, अगर वो आता है अपने मन से, जाता है अपने मन से। अच्छा एक बात बताओ, जो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं उनको एम्प्लॉय माने या ना माने? होल टाइम, हाँ, वही तो एम्प्लॉय होते हैं। नॉर्मली देखो तो, और जो पार्ट टाइम होते हैं, देखो तो सोचने का उल्टा तरीका हो गया। जो पार्ट टाइम आ रहा है, कभी भी आ रहा है कभी भी जा रहा है, उसको कैसे एम्प्लॉय माने? अब समझ में आई बात? देखो ठीक है, इंश्योरेंस कमीशन अगर आपको मिलता है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। वैकेंट लैंड पर अगर अदर सोर्सेज में होगा। बैंक से इंटरेस्ट अगर मिलता है डिपॉजिट करने पर तो अदर सोर्सेज से होगा। सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रोडक्ट, मैंने आपको किराए पर बिल्डिंग दी, आपने किराए पर दे दी किसी दूसरे को, इसको हम कहते हैं सब लेटिंग। तो आपसे जो मुझे किराया मिलेगा वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट यू आर नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इवन दो यू आर रिसीविंग द अमाउंट ऑफ रेंट। तो अगर आपने दूसरा किराएदार रख लिया और उससे आप किराया ले रहे हैं तो आप मालिक नहीं हो मकान के, तो आपके लिए अदर सोर्सेज है। लेकिन मेरे लिए चूंकि मैं मालिक हूं, आपसे किराया मिल रहा है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। प्राइवेट ट्यूशन, इनकम टैक्स रिफंड का जो इंटरेस्ट होता है वो, अगर आप प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हो तो अदर सोर्सेज में जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स रिफंड पाते हो तो इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट अ टैक्सेबल आइटम, क्योंकि जब डिडक्शन मिलता नहीं तो वापस मिलने पर कौन सा टैक्स लगेगा? जब इनकम टैक्स दिया था तो डिडक्शन तो नहीं दिया था बेटा, सीधे सीधे मना कर दिया था, 40 छोटका वाला ए, याद आया होगा, सेक्शन 40 छोटा वाला ए। मैंने कहा सोच ही छोटी है, याद आया? और मैंने कहा था ये पूरी तरह डिसअलाउ कर देता है डायरेक्ट टैक्सेस को। तो जब डायरेक्ट टैक्सेस जाते समय माइनस नहीं हुए तो आते समय टैक्सेबल कैसे हो सकते हैं? तो वही है, रिफंड अगर मिलेगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट, जो इनकम टैक्स रिफंड मिला है उसका इंटरेस्ट तो टैक्सेबल होगा ना, वो अदर सोर्सेस में। फैमिली पेंशन अदर सोर्सेस, इसके बारे में पढ़ोगे। फैमिली पेंशन सेक्शन 57 में डिडक्शन मिलता है। मान लो एम्प्लॉय को पेंशन मिलती तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती, उसके फैमिली को पेंशन मिली है तो अदर सोर्सेज में जाएगा, लेकिन डिडक्शन मिलेगा 1/3। कितना मिलेगा? 1/3 और द 15,000 विच एवर इज लेस। ये सेक्शन 57 में पढ़ोगे, 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस। देखो सेक्शन 57, 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस। डायरेक्टर्स की सिटिंग फीस, चाहे वो एम्प्लॉय हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, क्योंकि सिटिंग फीस इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिमनरेशन। डायरेक्टर्स की सिटिंग फीस रिमनरेशन का पार्ट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। तो जब रिमनरेशन में हिस्सा ही नहीं होता उसका, तो उसका फीस क्या कहलाएगा? अदर सोर्सेज। अभी 1 मिनट इस पर अभी देंगे पूरा टाइम। ट्रेनीज को स्टाइपेंड, आप सीए के यहाँ जा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको मिल रहा है 5,000 महीना, कहाँ टैक्सेबल होगा? क्योंकि आप एम्प्लॉय नहीं है। बाकी सब हो गया, समझ में आई बात? हमको जो अब बताना है इसको जरा क्लियर कर देते हैं। मजा आया? लगभग लगभग बेस खत्म हो गया, अब केवल जो डिटेल वाली चीजें हैं वो हम लोग को पढ़नी है।
मेरे पास एक तबेला है, उस तबेला में 10 घोड़े रखे हुए हैं। मेरा काम क्या है? उनको रेसिंग करवाना। ये मेरा बिजनेस है। और आप लोग उस घोड़े पर पैसा लगाते हैं। ठीक है, घोड़ा जीत जाता है जिस पर आपने पैसा लगाया था, तो आपको इनाम मिलता है, उसका कुछ हिस्सा मुझे भी मिलता है क्योंकि मेरा घोड़ा जीता। स्टेक मनी। अब मुझे उन घोड़ों को पालना पोसना पड़ता है, दाना खिलाना पड़ता है, चारा देना पड़ता है, नहीं? खर्चे होते हैं मेरे, तो क्या वो खर्चे माइनस होंगे? होंगे। बिजनेस है। तो ये हॉर्स रेस का जो मेंटेनेंस मैं करता हूं, ओइंग एंड मेंटेनेंस, मेरे पास घोड़े हैं और उनका मेंटेनेंस मैं करता हूं, इसकी जो इनकम आएगी किस हेड में टैक्सेबल होगी? कहां होगी भाई? मेरा बिजनेस है ये, कहां टैक्सेबल होगी? अरे ऐसे क्या, बता चुके हैं पहले भी तुम लोग को, फिर बता रहे हैं आज। ये क्या है तब? ये वो है जो आप हैं। आपने कहा घोड़ा नंबर 5 जीतेगा, उसका पैसा आपको मिला विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। अच्छा, ये जाना चाहिए। और ये दोनों अदर सोर्सेस में जाएगा। Even though it's a business of the SSC, shall be charged to tax under the head income from, दिमाग से निकाल देना पीजीबीपी। बात समझ में आई? अगर पीजीबीपी में होता तो वहां क्लियरली लिखा भी होता। वहां जब बिजनेस को बांटा गया था तो कहा गया ये नॉर्मल बिजनेस है, ये स्पेसिफाइड बिजनेस है 35 एडी का, और ये स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है। तो अगर इस तरह का बिजनेस था तो उधर एक और बाइफर्केशन कर देता, ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स का बिजनेस। नहीं किया ना। क्या लिखा है? अब पढ़ो, पढ़ाने के बाद अब शायद समझ में आ जाए। ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस का इनकम, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस नहीं बोल रहा, वो तो आपको पहले ही बोल चुका है लॉटरी के साथ, इंक्लूडिंग हॉर्स रेस। वो तो लॉटरी हो गया, समझ गए? वाह भाई वाह। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना? डिविडेंड खूब हालत खराब करेगा। पहले मुश्किल से ये 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर बता करके हम लोग टाटा बोल देते थे। चलो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी खत्म करें, इसको बता चुके हैं, केवल एक बार पढ़ दे रहे हैं, ये टॉपिक यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा। वेयर द टोटल इनकम ऑफ एसएससी इंक्लूड द इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम एनी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम, तो कैमल रेस भी आ जाएगा, रैट रेस भी आ जाएगा, कोई भी रेस लगा दो, अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट, और फ्रॉम गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म ऑफ नेचर, किसी भी तरह का गैम्बलिंग वगैरह अगर आप करते हो। टैक्स शैल बी कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 115 बीबी एट द रेट ऑफ 30% प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी। बता दिया ना किस सेक्शन में लगता है, याद रखना ये कौन सा सेक्शन है। Taxability of the nature of the winning from lottery, crossword puzzles are subject to the following. No deduction of any expenditure or allowances shall be made out of the such income. No deduction under section 80C to 80U chapter 6A वाला। नो बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, जब अपना इस साल खर्चा टिकट का नहीं घटा पाए तो लॉस का अगले साल का ले जाओगे, लॉस आएगा ही नहीं ना।
एंड व्हेन द बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट शैल नॉट बी गिवन, जो 2.5 लाख और 3 लाख का मिलता है बेनिफिट वो नहीं मिलेगा। यानी इसको तो पूरी तरह से अलग कर दिया। किस्मत से कमाए हो तो गवर्नमेंट की किस्मत चमकाओ, है कि नहीं। लॉटरी का मतलब होता है विनिंग फ्रॉम प्राइजेस अवार्ड टू एनी पर्सन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स और बाय चांस। और जैसे मान लो मैंने कहा तुम में से किसको इनाम दे, एक डब्बा बनाया, उसके अंदर सबकी पर्ची डाली, खुद निकाल लिया है क्या तुम में से निकाल, किस्मत वाली बात है। यानी जहां पर लक बाई चांस चलता है। कार्ड गेम एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, कोई भी कार्ड गेम्स वगैरह होंगे वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। सेक्शन 115 बीबी डजंट अप्लाई टू इनकम ड्राइव फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस। मैंने कहा ना हॉर्सेस शामिल है विनिंग फ्रॉम लॉटरी में, लेकिन ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस में शामिल नहीं है, उसको अलग रखना, लेकिन है अदर सोर्सेस। मान लो मैं हूं, मेरा बिजनेस है 10 घोड़ों का, तो उससे जो इनकम खर्चा होगा वो अदर सोर्सेज में जाएगा। इनकम को इनकम मानेंगे, खर्चों को माइनस कर लेंगे। वहीं पर मैं बगल वाले के पास जाता हूं, मैं उसके घोड़े पर दांव लगाता हूं, समझे। वहां से जो मुझे मिलेगा वो कहलाएगा विनिंग फ्रॉम हॉर्सेस और उस पर 30% का टैक्स लगेगा। और जो ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस से मेरी कमाई है वो एज अ बिजनेस इनकम मानी जाती है, लेकिन टैक्सेबल अदर सोर्सेस में होती है, उसको अलग रखना पड़ता है। उस पर 30% मत लगा देना गलती से, ठीक है ना। अब तुम लोग के लिए दो डिविडेंड और ये दो चीजें बची। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो करना था मेहनत कर ली हम लोगों ने। नहीं ये सब पढ़कर मिसलेनियस सब करवा दिया मैंने, जितना मिसलेनियस आइटम हो सकता है। इसमें मैंने दो चीज छोड़वाई है, डिविडेंड, जबकि मैंने डिविडेंड तुम लोग को पढ़ा दिया है 222 ए बी सी डी ई पांचों पढ़ा दिया, पूरा एक लेक्चर गया था मेरा चैप्टर नंबर 1 में। लेकिन हम दोबारा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पढ़ाने में, पढ़ा देंगे। तो डिविडेंड एक लेक्चर जाएगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी ये चीजें जोड़ी गई हैं। अब ये वाला एक पेज एक्स्ट्रा है, बाकी ये पूरा पिछला वाला पढ़ाया हुआ है। ये पूरा एक पेज नया रहेगा तुम लोगों के लिए। तो डिविडेंड तुम लोग को पढ़ाना है, और जो गिफ्ट वगैरह होती है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज का, उसको बताना है, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। दैट्स इट। टाटा बोलो कुछ पूछना है तो पूछो। कंप्लीट है अदर सोर्सेस, केवल ये 2 पॉइंट तुम लोग को ढंग से समझना है। बोलो। नहीं बात नहीं बाबू, बात नहीं। एटलीस्ट क्लास के बाद जितनी बात करनी हो करते रहना, कोई मना नहीं कर रहा। हाँ बोलो कुछ पूछना है। टाटा बोलें। थैंक यू बच्चों।